नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 19 दिसंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट बेसिकली सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बेसिकली यह करंट अफेयर्स न सिर्फ हमारे यूपीएससी यूपीपीसीएस और आरओ के लिए महत्वपूर्ण होता है, बल्कि यह सभी वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है और खासकर यूपीपीसीएस प्री के साथ साथ में मुख्य परीक्षा के लिए और आरओ मुख्य परीक्षा निबंध के दृष्टिकोण से भी यह हमारा करंट का अफेयर्स का जो वीडियो होता है ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो कोई भी अभ्यर्थी जो आपकी जानकारी में है, जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस तक ये हमारा वीडियो पहुंचाने का आप लोग प्रयास करिए। हमारा प्रयास है आपकी सफलता, हमारा प्रयास है कि आपको जल्द से जल्द उस मुकाम तक पहुंचाया जाए जिसके लिए आप संघर्षरत हैं। आप चाहे प्रयागराज में रहते हो, दिल्ली लखनऊ रहते हो या फिर पटना बिहार, कहीं भी रहते हो, आप सेलेक्ट हो, यही हमारी अपेक्षा है, यही हमारी आकांक्षाएं हैं। और आइए बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपका लक्ष्य आरओ का एग्जाम है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज डिकोड एग्जाम पे चल रही है, जिसमें अभी ऑफर यानी कि डिस्काउंट दिया जा रहा है 500 का, यानी कि जो टेस्ट सीरीज का जो फीस जो हमारा 1500 रुपए था, 1500 था, उसकी फीस फिलहाल हो रही है 1000 यानी कि 500 का क्या मिल रहा है आपको? डिस्काउंट मिल रहा है। और इस डिस्काउंट का आपको उठाना चाहिए फायदा, यानी कि इस 1000 में मिल जाते हैं आपको 47 टेस्ट। 47 टेस्ट में से आपको 42 टेस्ट जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको जीएस प्लस हिंदी के, और जो आपको 5 टेस्ट मिलेंगे वो मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, जो कि आपके लिए होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण। तो बिना देरी के आप इसका लाभ उठाएं और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए। और इसके लिए आपको दिए गए नंबर यानी कि 6307495944 या फिर 9506742546 पर आप कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप, और वहां पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो आइए बिना देरी के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहां पर आप जो है ऑफिस के जो भी नंबर हैं यहां पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं अपना, राइट। चलिए आइए हम लोग लास्ट डे का रिवीजन करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आपसे कि 2 कॉपी रखिएगा, जो भी नया अभ्यर्थी जोड़ते हैं 2 कॉपी आप लोग रखिएगा। एक कॉपी टास्क की, जहां पर मैं आपको टास्क देता हूं यानी कि होमवर्क देता हूं, और एक कॉपी आपको बनानी है यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा की, जहां पर आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु, निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आपको वहां पर नोट करने होते हैं, ठीक है। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या है कि तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। 15 दिसंबर को बेसिकली जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक थे और बहुत सारी ख्यातियां उनके नाम हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर एक रेस्टोरेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO बोलते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता के कारण बेसिकली क्या हुआ था, भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। तो ये आपका जार्जिया था। हाल ही में एनसीईआरटी ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि जो आपके कुछ सिटीज हैं जहां पर एनसीईआरटी की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, वहां पर क्या हो, एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से उनको मिलती रहे और एक निर्बाध जो है आपूर्ति वहां तक होती रहे। नेक्स्ट है, सरकार ने ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की है। इसका संबंध किससे है? तो किसान अब अपनी उपज के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जैसे उनकी उपज होगी उसके अकॉर्डिंग। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर ये कुमार लिखा रहता है, कहीं पर कुमारा लिखा रहता है, ठीक है। तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और अभी ये हाल ही में भारत देश की यात्रा पे है, तो इनकी पहली भारत यात्रा है, इसलिए चर्चाओं में है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना जो है दिवस मनाया? बेसिकली तो ये 50वां मनाया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने बिना जमानत की कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया है? ये कर दिया आपका 2 लाख, पहले था 1,60,000, तो यानी कि 1,60,000 से बढ़ाकर के 2 लाख कर दिया है। ये हो गया हमारा लास्ट का रिवीजन। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमने पिछले दिवस में क्या पूछा था आपसे। तो पूछा था हमने आपसे कि अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया था आपका 4 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लिया करिएगा। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, हो सकता है जो आपने कमेंट किया हो वही प्रश्न बेसिकली आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, थोड़ा सा 1 मिनट का समय निकाल के आपको कमेंट करना होता है, प्लीज इसको किया करिए आप लोग, राइट। चलिए आइए अब हम आते हैं पहले प्रश्न पर। आज के युवा शुद्ध अभियान की शुरुआत कहां की गई है? आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर डी क्या आपके सामने बिहार है। देखो, कोई भी अभियान की शुरुआत अगर होती है तो कैसे होती है, कहां से होती है, और प्लस इसका मेन मोटो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए।
तो युवा शुद्ध अभियान कहां शुरू हुआ ये तो बात की बात है, लेकिन आपको युवा शुद्ध अभियान के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो बेसिकली जो युवा शुद्धि अभियान है, शुद्धि से मतलब क्या है, युवा शुद्धि अभियान। अब युवाओं की शुद्धि से मतलब है, तो कहीं ना कहीं अगर आप दिमाग थोड़ा सा लगाओगे तो ये आप जान पाओगे कि युवाओं को शुद्धि किससे शुद्धि, सिंपल सी बात है, नशीले पदार्थ से कहीं ना कहीं आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। यानी कि जो भी नशीली लत जो इसको लग जाती है, ठीक है, नशीले पदार्थों से मुक्ति करना, ठीक है, नशीले पदार्थों से शुद्धि या उनकी मुक्ति आप कह लीजिए, मुक्ति या शुद्धि जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली कर्नाटक में इसकी शुरुआत की गई है। जो वहां के राज्यपाल हैं, कौन है राज्यपाल वहां के, बेसिकली हैं आपके थावरचंद गहलोत जी ने। इन्होंने ही बेसिकली वहां पर कर्नाटक में यानी कि इसके अभियान की शुरुआत की है, ताकि जो युवा है, जो युवा वर्ग है, जो यूथ है, वो नशीली पदार्थों से उसको जो है मुक्ति मिल सके, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हालांकि इसके लिए अलग अलग संगठनों के द्वारा भी जो है शुद्धि अभियान चलाया जाता है। जैसे कि अगर आपने नाम सुना होगा आर्य समाज, ठीक है, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है, 1875 में। और इसके अलावा अगर आपने गायत्री परिवार का नाम सुना होगा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने, जिन्होंने कहा था हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। यानी कि यदि हर मनुष्य यदि अपने भीतर सुधार कर लेता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम अपने भीतर सुधार ना करके बल्कि हम समाज में और लोगों पर ध्यान देते हैं और लोगों पर फोकस करते हैं। हम अपने अंदर हम अपनी कमियों को नहीं सोचते और समझते हैं, हम दूसरों पर टिक्का टिप्पणी ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है ऑर्गेनाइजेशन है हमारे भारत देश में, जो कि हमारे संस्कृति परंपराओं के साथ साथ में युवाओं को एक सही दिशा और दशा देने का जो है काम करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यह अभियान कर्नाटक का है और राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने जो है इसकी शुरुआत की है। इसका मकसद सभी नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ना है। सभी नशीली दवाओं के दुरुपयोग से क्या करना है, लड़ना है। आजकल आप जानते हो नशीली जो मेडिसिन होती हैं उनका लोग भरपूर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में 12 राज्यसभा सीटें हैं और 28 लोकसभा सीटें हैं। ये पॉइंट हमने इसलिए आपको मेंशन करवा दिया है बिकॉज ऑफ कई सारे स्टेट ऐसे होते हैं जहां पर इलेक्शंस हुए होते हैं, ठीक है। वहां पर बेसिकली क्या होता है कि राज्यसभा सीटें और लोकसभा सीटें अक्सर पूछ लिया जाता है। तो जरा ध्यान रखना कि जब भी किसी स्टेट के बारे में आप कोई जानकारी एकत्रित करिएगा तो वहां पर लोकसभा और राज्यसभा सीटें कितनी कितनी हैं, यह प्रश्न भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप फिर बैठे रहोगे, नहीं पढ़ोगे तो टेंशन में आ जाओगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी कोई स्टेट आपके बारे में आप जानकारी एकत्रित कीजिए, उस स्टेट की सीमाएं किन किन राज्यों से या किन किन अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगती है, यानी कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी क्या है, कुछ हैं, या वहां पर क्या कुछ फेमस प्लेसेस हैं, ये सारी जानकारी बेसिकली आपको वहां पर होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं इसकी सीमाओं की, तो कर्नाटक की सीमाएं उत्तर पश्चिम में गोवा, मैप मैंने नहीं लगाया है इसके लिए माफी, आप लोग एक बार मैप में देख लीजिएगा, ठीक है। कर्नाटक की सीमाएं उत्तर पश्चिम में गोवा से लगती हैं, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में बेसिकली आंध्र प्रदेश, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में अब तमिलनाडु और दक्षिण पश्चिम में बेसिकली लगती है ये केरल सी। सभी लोगों के रूम में मैप तो होता ही होता है, भले ही कोई देखे ना, लेकिन जो है पीछे एकदम से बैक साइड में उनके बेड के पीछे जो है बढ़िया सा मैप जरूर लगा होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि भारत और विश्व का दौरा। तो भाई साहब ऐसा है कि मैप अगर लगा के रखते हो तो उसको सुबह सुबह उसका दर्शन भी कर लिया करो, बेसिकली कहां कहां पर क्या है। मोस्टली हर स्टूडेंट्स के रूम में मैप आपको मिलेगा, लेकिन देखता शायद ही कोई होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत कम अभ्यर्थी होंगे जो मैप को देखते होंगे। तो आज से आप लोग मैप को देखना शुरू कर दीजिए और मैप में ही छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको वहीं पर लिख लिया करिए कि कर्नाटक में कौन सा नेशनल पार्क है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, कर्नाटक में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, कर्नाटक में विधानसभा सीटें कितनी हैं। ये छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन जो होती हैं, कौन कौन से विरासत स्थल वहां पर सम्मिलित हैं, वहां पर वहां प्रसिद्ध क्या है, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको वहीं पर मैप में जो है लिख लेनी होती है। ये सब कुछ तरीके हैं जो स्मार्ट बनाते हैं आपको और प्रीलिम्स आपका आसान हो जाता है। नहीं तो फिर बहुत पढ़ोगे, लंबे समय तक पढ़ोगे, भर भर की किताबें पढ़ोगे, बोरे भर भर के, लेकिन सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। स्मार्ट तरीका फॉलो करना है, कम कंटेंट को पढ़ना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, पॉजिटिविटी को भीतर बनाए रखना है और सिलेक्शन ले लेना है, बस इतनी सी बात है, राइट। चलिए, ज्यादा दिमाग लगाओगे भाई साहब नहीं होगा सिलेक्शन, सीधे बता रहा हूं मैं आपको। कर्नाटक राज्य का नवीनतम जिला विजयनगर आप सभी लोग जानते होंगे और इसको 2020 में बेसिकली बेल्लारी जिले से इसको अलग करके बनाया गया था, ठीक है। चलो आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि अपने आप में। भारत दुनिया में स्मार्टफोन के निर्यातक देश के रूप में अभी फिलहाल किस नंबर पे बन गया है, आपको यह बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर, सी तीसरे या डी चौथे स्थान पर। जरा कमेंट करके जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि भारत फोन के निर्यातक देशों के मामले में किस नंबर पे आ गया है। बड़ी उपलब्धि है और आजकल भारत में तो हर जो है
लोग के पास जो है स्मार्टफोन है, सभी के पास है। बच्चा जन्म नहीं लेता है कि उसके हाथ में फोन आ जाता है, ठीक है, और बस मम्मी जी खुश हो जाती हैं। अच्छा, मम्मी जी से कहो कि भैया बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए, अभी इनको दूर रखो। उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं कि नहीं नहीं, अच्छा बच्चे को फोन नहीं देंगे तो बच्चा खाना ही नहीं खाएगा। बड़ा अच्छा सा एक्सक्यूज आजकल आता है सामने कि अगर हमने बच्चे को फोन नहीं दिया तो बच्चा खाना नहीं खाएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना कि महिलाओं को देखना होता है बेसिकली सीरियल सॉरी, इसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। अधिकतर मामलों में फोन ने उनकी जिंदगी को इतना आसान बना दिया है कि बच्चों को जो है संभालने से ज्यादा, मतलब संभालने के लिए फोन की जो टेक्निक दे दी है ना भाई साहब, क्या गजब है। कुछ ना कुछ एक्सक्यूज वो आपको दे देंगे, या पिता ही, माँ पिता दोनों लोग एक्सक्यूज देंगे, ऐसा नहीं माँ ही देती हैं, माँ पिता दोनों एक्सक्यूज देंगे कि बच्चा खाना नहीं खाएगा, बच्चा फोन लिए रहेगा तो लाइन नहीं करेगा, तो शांत रहेगा, तो बिजी रहेगा, और अपना सीरियल देखते रहेंगे, सब लोग अपना कुछ और काम करते रहेंगे, बच्चा फोन लिए बैठा है। फोन बहुत हार्मफुल है बच्चों के लिए। कम से कम 12 साल तक, 10 साल तक तो फोन बिल्कुल मत दीजिए, और अगर दीजिए भी, ठीक है, तो पढ़ाई के टाइम पर दीजिए, या टैबलेट खरीद के दे दीजिए उनको, ताकि इसमें बड़ी स्क्रीन रहे। लैपटॉप दीजिए, फोन से दूरी बना के रखिए, नहीं तो उससे आंख और आपके इंटरनल जितने ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही उससे इफेक्ट होंगे और बहुत नुकसान होगा। तो ध्यान रखिए कि आपके घर में कोई बच्चा अगर है, ठीक है, तो उसको फोन से प्लीज आप लोग दूर रखिए, बहुत बहुत जरूरी चीज है। नहीं तो इससे इसके जितने सकारात्मक परिणाम होते हैं उसका 1000 गुना इसके नकारात्मक परिणाम होते हैं। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जो चीज उन्हें सीखनी चाहिए आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद, वो चीज वो पहले सीख जाते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो उन्हें नहीं सीखनी चाहिए, नहीं जाननी चाहिए। वे ऑफ कन्वर्सेशन, वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है उनके मूल्य जो वैल्यूज होते हैं वो डाउन होने लगते हैं कहीं ना कहीं। और मूल्य वैल्यूज तो डाउन होते होते हैं, लेकिन साथ साथ में उनका जो स्वास्थ्य होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो बहुत बहुत डाउन चला जाता है। तो प्लीज आप लोग इसको थोड़ा सा अवेयर कीजिएगा। फोन उतना ही इस्तेमाल कीजिए, इनफैक्ट आप लोग भी फोन उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना आपकी जरूरत के लिए होता है, ठीक है। चलिए, तो भारत दुनिया में स्मार्टफोन के निर्यातक देश के मामले में बेसिकली तीसरे स्थान पर हो गया है, यानी कि भैया बहुत ज्यादा जो है यहां पर सेल होती है निर्यातक के मामले, ठीक है। चलो, तो भारत दुनिया में स्मार्टफोन के निर्यातक देश के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया। बड़ी उपलब्धि अपने आप में। 2019 की अगर हम बात करते हैं भाई साहब, 23वें स्थान पर था। 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, मतलब 4-5 साल में बताओ आप कितनी तेजी के साथ जो है आगे बढ़ा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में जो है भारत के लिए है, ठीक है। नवंबर में एक ही महीने में स्मार्टफोन के निर्यात 20,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। मतलब सोचो, नवंबर में बेसिकली क्या है, नवंबर में एक ही महीने में विद इन 1 मंथ कितना 20,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। सोचो, इतना बड़ा जो है ये क्या कहते हैं अपने आप में ये वो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट के मामले में 3rd नंबर पे आ गया आपका इंडिया, ठीक है। चलो, हम लोग जनसंख्या में भी खतरनाक आदमी, ठीक है, उसमें भी तेज हैं, सोचते नहीं, टेंशन नहीं लेते हैं, खूब बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ऐसा है, जनसंख्या वृद्धि अपने आप में बड़ी समस्या है। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, निबंध में पूछा जाता है, और आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। और जनसंख्या से संबंधित जो आपका क्वेश्चन है वो आपके प्री में पूछा जाता है। माल्थस के बारे में पढ़े होंगे। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सोशियोलॉजी वाले जो एमए सोशियोलॉजी जो करते होंगे, बीए सोशियोलॉजी करते होंगे, वो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत और माल्थस के सिद्धांत को पढ़ते होंगे। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सोशियोलॉजी वाले भैया, एमए वाले बताओ कौन कौन है एमए सोशियोलॉजी वाले, बीए वाले। पूछता है ज्योग्राफी में भी माल्थस को पढ़ाया जाता है। जिन्होंने एमए ज्योग्राफी किया होगा उन्होंने भी जो है पढ़ा होगा इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलो, 129वां संशोधन विधेयक 2024 का संबंध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसके लिए हमने एक आर्टिकल कराया है वन नेशन वन इलेक्शन पर। 2 आर्टिकल हम करा चुके हैं, कल ही हमने, परसों ही हमने इसको कराया है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग प्लीज इसको वन नेशन वन इलेक्शन पर देखिएगा, ठीक है। सारे पर्सपेक्टिव से हमने इसको समझाया हुआ है। चलिए, तो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ इसका संबंध है, यानी कि 129वां संशोधन विधेयक 2024 का संबंध किससे, एक राष्ट्र एक चुनाव से है। अभी हाल ही में लोकसभा में बेसिकली इस बिल को जो है रखा गया है, और वहां पर इसके सपोर्ट और जो है सपोर्ट ना करने वाले में अलग अलग पार्टियां, अलग अलग लोग जो है बेसिकली इसमें शामिल हैं, ठीक है। और जो है रामनाथ कोविंद जो कि आपके पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में ही बेसिकली जो है इस कमेटी का जो है, मतलब सॉरी, इसका गठन किया गया था वन नेशन वन इलेक्शन पर, कि भाई ये समिति गठित की गई है और इस पर अपनी जो है सारी चीजें आप जो है बताइए, ठीक है। तो
ये जो 129वां संशोधन विधेयक 2024 है, ये अभी वहां पर रखा गया है और इसके अलावा एक विधेयक और रखा गया। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 129वां संशोधन विधेयक 2024 का संबंध एक राष्ट्र एक चुनाव से, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन, और दूसरा एक राष्ट्र एक चुनाव से समेत दो विधेयक लोकसभा में पेश किए गए हैं। कौन कौन से? तो जो विधि मंत्री हैं कौन? अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान का 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक 2024 सदन में क्या किया है? पेश किया है। रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम यही प्रश्न पूछ ले कि बताओ किसके तत्वाधान में एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति का गठन किया गया था? आप तुरंत उत्तर देंगे रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत देश की, उनके अंडर में ही बेसिकली क्या कहते हैं, इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, चलो। हाल ही में तुलसी गौड़ा का निधन हो गया है, उनका संबंध है, बहुत ही चर्चाओं में रही थी आज के 2-3 साल पहले। आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही सौम्य, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत महिला, खूबसूरत इन द सेंस संस्कारों से, अपने कार्यों से खूबसूरत, और बिल्कुल एक तरीके से पूजनीय मैं कहूंगा, संत कहूंगा। ठीक है, मैं जितनी भी बड़ी उपाधि दे सकता हूं तुलसी गौड़ा जी को, वो अपने आप में कम है, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत बेहतर काम किया। तो अगर आपसे पूछेगा इनका संबंध किससे है, तो आप बताएंगे कि ये पर्यावरणविद थी। सबसे मजेदार बात यह है कि तुलसी गौड़ा एक भी दिन स्कूल नहीं गई थी और इतने बड़े सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके सामने नतमस्तक किया था, अगर आपको पिक्चर वो इमेज याद हो अगर आपको, और बहुत बड़ी चीजें थी ये, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम कपड़ों में रहती थी, एक कपड़ा पहनती थी, अपने आप में बहुत ही सुंदर, बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करने वाली तुलसी गौड़ा का अभी हाल ही में निधन हो गया, जिस पर राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की है। हमें सीखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हम पढ़ लिख कर ही बहुत कुछ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं, एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, इसके बावजूद अगर हमारे भीतर जुनून, जज्बा और हिम्मत है, यकीनन आप मानिएगा कि आप एक बहुत बड़े कैनवास पर, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आप काम कर पाएंगे और देश और समाज में जो है आप अपना नाम कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, आप तो पढ़ लिख करके बाद भी बहुत बड़े मूर्ख बन जाते हो। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जल को वेस्ट करते हो, वाटर वेस्ट करते हो, पेस्ट करते रहते हो, वैसे में पानी गिरता रहता है, वेस्ट गिरते रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। ठीक है, आपके सामने कोई प्लांट आता है, आप कट कर लेते हो, अपना घर बना लेते हो। आप पढ़े लिखे डबल मूर्ख में इनको कहता हूं कि आपसे बेहतर इंसान वो है जो गांव में रहता है, जो गांव में खेतों की और क्या कहते हैं, मिट्टी की, जल की, इनकी सुरक्षा करता है। गांव का व्यक्ति तालाब बनाता है, वाटर को कंजर्व करता है, वो खेतों में पानी को इकट्ठा करता है, वो वेस्ट नहीं जाने देता है ना। कहीं पर लगता है कि पानी वेस्ट हो रहा है तो अपने खेतों की उसको रखता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, पानी वेस्ट करते हो। आप जो है जल, भूमि, जंगल सब कुछ नष्ट कर रहे हो और अपने आप को कहते हो कि पढ़े लिखे हो। हमसे सीखना चाहिए तुलसी गौड़ा जी से, जो एक भी दिन स्कूल नहीं गए लेकिन पर्यावरणविद थी अपने आप में, और पौधों के मामले में जबरदस्त उनको नॉलेज थी। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। इसको कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान, एक बात ध्यान रखिएगा कि किताबों से नहीं आता है, ज्ञान आता है आपके भीतर से, ज्ञान आता है आपके एक्सपीरियंस से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। वो एक कर्नाटक के रहने वाली थी भाई साहब, और वो हलक्की समुदाय से संबंधित थी। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा था कि किस समुदाय से संबंधित थी, तो वो हलक्की समुदाय से संबंधित थी। बचपन में ही वो अपने मां के साथ नर्सरी जाया करती थी। ठीक है, और उन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट, तो कितनी बड़ी उपाधि उन्हें दी गई थी, उन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता था। इतनी जो है जबरदस्त उनको नॉलेज थी पेड़ पौधों के बारे में। आपको तो एक सुंदर सा गेंदे का फूल भी दे देगा, आप उसको भी नहीं पहचान पाओगे कि गेंदे का फूल है कि गुलाब का फूल है, मतलब दिमाग आपका चकरा जाएगा। तो ये आजकल के विद्यार्थी, आजकल के स्टूडेंट होते हैं, क्या ही किया जाए। इसके अलावा वर्ष 2021 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत वायरल हुई थी, चर्चाओं में रही थी, और यकीनन मतलब चप्पल भी नहीं पहनती है, मतलब बहुत ही सुंदर जीवन। ऐसे लोगों से बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और समाज में आगे बढ़ने का जो है मन करता है आप लोग भी सीखें, क्योंकि एक लाइन कही जाती है कि पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो और प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। तो जीवन कुछ ऐसा बनाइए, सफलता से महानता की ओर ले जाइए जीवन को। ठीक है, एसडीएम बन के ही, आरओ बन के ही काम नहीं चलेगा, आगे काम करना है आप लोग को। ठीक है, चलो। हाल ही में कहां पर 10वां अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू किया गया, तो 10वां अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू किया क्या भैया, भोपाल, इंदौर, लखनऊ, हरदोई में। तो ये शुरू किया गया आपका भोपाल में 10वां अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव। ठीक है, चलो।
तो आइए देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू किया गया है। वनों के बारे में आप लोग बखूबी जानते हो कि वनों के प्रकार। टास्क मैं आपको देता हूं पहला आज का, वनों के प्रकार, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। टास्क नंबर 1 आपको नोट करिए, क्या? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। क्या? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वनों के प्रकार। इसको आप लोग क्या करिएगा भैया, रेडी कर लीजिएगा। ये आपके प्री और प्लस आपके मेंस दोनों में क्या होता है, पूछा जाता है। आज आपका ये होमवर्क है कि आपको वनों के प्रकार, इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी एकत्रित कर लेनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कब से कब तक होगा इसके आयोजन भैया? 17 से लेकर 30 दिसंबर 2024 के मध्य में। यहां पर आप लोग इमेज में देख रहे होंगे कि 17 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई है। लाल परेड मैदान भोपाल में हुई है। मुख्य अतिथि मंगू भाई पटेल हैं, राज्यपाल जो कि वहां के हैं। मंगू भाई पटेल कौन है? राज्यपाल है वहां के। कहां के? एमपी के। अध्यक्षता डॉक्टर मोहन यादव, और वो डॉक्टर मोहन यादव कौन है? एमपी के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है भैया। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आप लोग यहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, 19 से लेकर ये देखो यहां पर सब चीजें लिखी हुई है कि कब कब क्या क्या यहां पर चीजें होगी। ठीक है, चलिए 17 से लेकर के 23 दिसंबर 2024 के मध्य में ये आयोजन इसका किया जा रहा है। ठीक है, चलो यह महोत्सव वन संपदा से जुड़े उत्पादकों, ठीक है, व्यापारियों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद का एक क्या है, व्यापक मंच जो है प्रदान करता है ये। ठीक है, चलो भारत और किस देश के मध्य अभ्यास SLINEX 2024, यानी 24 का मतलब 2024 का आयोजन किया जा रहा है? अफगानिस्तान, अमेरिका, जापान, श्रीलंका। बताओ कि ये जो है भारत और किस देश के मध्य में इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है भारत और बेसिकली श्रीलंका के मध्य में। तो श्रीलंका है कहीं पर क्या? बिल्कुल सही है, डी और ऑप्शन हो जाएगा कि आपका सही उत्तर इसका। ठीक है, चलो तो पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास SLINEX 2024 श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। कब हुआ इसका आयोजन? 17 से लेकर के 20 दिसंबर 2024 के मध्य में इसका आयोजन हो रहा है। कहां हुआ इसका आयोजन? विशाखापत्तनम में होगा, और यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 17 से 18 दिसंबर तक बंदरगाह चरण, और 19 से लेकर के 20 दिसंबर तक समुद्री चरण जो है के नाम से यह अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 2005 में शुरू किया गया ये जो SLINEX 2024 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है कि एक महत्वपूर्ण संस्करण या श्रृंखला है जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत किया। क्या? भारत और श्रीलंका के मध्य में समुद्री सहयोग को मजबूत किया है। कई बार आप लोग चर्चाओं में देखते होंगे कि जो मछुआरे होते हैं भारतीय, वो कई बार श्रीलंका द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। ठीक है, भारत से भारतीय नौसेना जहाज कौन? INS सुमित्रा और पूर्वी बेड़े का एक नौसेना अपतटीय गश्तीपोत एक विशेष बल के साथ होगा। श्रीलंका से कौन होगा? या SLNS सयूरा, एक अपतटीय गश्तीपोत जिसमें विशेष बल होगा। ये लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलो वर्ष 2024 के इस संस्करण का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बेसिकली भारत और श्रीलंका के बीच, किसके मध्य? भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत समुद्री संबंधों को और मजबूत करना है, साथ ही साथ सुरक्षित, संरक्षित और नियम आधारित समुद्री वातावरण को बनाए रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, विवाद की स्थिति बेसिकली श्रीलंका और भारत में समुद्री मामलों को लेकर के अक्सर हो जाया करती है, चाहे वो सीमाओं को लेकर के हो या फिर बेसिकली हो मछुआरों आदि को लेकर के हो। तो कई बार जो है इस पर दिक्कत होने लगती है। इस पर कई बार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया भी गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है कई बार क्या होता है कि भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्री सीमाओं और समुद्री सुरक्षा आदि को लेकर के कई बार जो है तनातनी हो जाया करती है। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के बेसिकली इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। ओके, चलिए हाल ही में कहां पर 9वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता संपन्न हुई है? लखनऊ, वाराणसी, देहरादून, नई दिल्ली। मैंने कई बार कहा है कि अगर कुछ ऐसी बैठक बड़ी होती है, कुछ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होता है, तो अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में हैं और अगर आपको ऑप्शन नहीं पता है और ऑप्शन में अगर नई दिल्ली है, तो मोस्टली चांस होगा, अगर आपको रिस्क लेना है तो नई दिल्ली पे आप टिक करिएगा, आपका उत्तर मोस्टली क्या होगा? सही जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नई दिल्ली इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में नई दिल्ली में, ये पर हटा दीजिए, नई दिल्ली में 9वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता संपन्न हुई है। 9वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता 12 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में हुई। ठीक है, डेट आप लोग इसको याद रखिएगा।
कई बार फैक्चुअल डेटा के रूप में आरओ और पीसीएस में पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बैठक की अध्यक्षता संयुक्त सचिव कौन है भैया? अंतरराष्ट्रीय सहयोग श्री अमिताभ प्रसाद और थाईलैंड के उप स्थायी रक्षा सचिव जनरल थारपोंग मलकम ने बेसिकली की है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछता है कि कोई भी बैठक होती है, कोई भी वार्ता अगर होती है तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भी व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी जो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मंत्री या जो भी अधिकारी, उनका नाम अभी आपको याद होना चाहिए। तो ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट शुरू किया गया। यह कुल कितने देश के साथ शुरू किया गया? 2 देश है, इसमें 3 देश हैं, 4 देश हैं या फिर 5 देश हैं? तो बेसिकली इसमें कुल 3 देश हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट शुरू किया गया है। यह कुल 3 देश के साथ शुरू किया गया है, जो कि आपने यहां पर ऑप्शन में देखा है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो, डेजर्ट नाइट भारत, कौन कौन से देश होंगे इसमें? भारत, ठीक, दूसरा फ्रांस, तीसरा यूएई के बीच एक त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास है। ये 3 देश इसमें हैं डेजर्ट अभ्यास में। इसको आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा ये तीनों देश की वायुसेनाओं की युद्धक क्षमताओं को बेहतर बनाने और इसके अलावा क्या करेगा, और आपसी तालमेल मजबूत करने के उद्देश्य से जो है ये बेसिकली आयोजित किया रहा है। अरब में बेसिकली इसका आयोजन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। यह तीनों देशों की वायुसेनाओं की युद्धक क्षमताओं को बेहतर बनाने और आपसी तालमेल मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। ये भैया 2 बार हो गया है कोई बात नहीं, ये 2 बार होगा पॉइंट, इसको हटा देना, ये पॉइंट 2 बार। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपके सामने प्रश्न एक बढ़िया सा, माचिस, जिसको दिया सलाई भी बोलते हैं। गांव में पहले दिया सलाई भी बोला जाता था, और एक किसान माचिस आती थी, अगर आपको याद होगा। जरा बताइए कि किसान माचिस किसी ने देखी है, जिसमें एक किसान हल जोतते हुए, मतलब सॉरी, बैल से जो है खेती करते हुए, यानी कि हल लगा हुआ और खेत जोतते हुए जो है पहले आता था। किसान माचिस शायद आई थिंक अभी भी आती है, पहले बहुत चलती थी किसान माचिस, किसान, ठीक है, जिसपे लिखा रहता दिया सलाई, किसान माचिस। और एक आता था, एक माचिस आती ही नाम से दिया सलाई के नाम से आती थी। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें जो मसाला लगा होता है, ठीक है, वो क्या होता है बेसिकली। तो दियासलाई निम्नलिखित में से किसका उपयोग दियासलाई के निर्माण में किया जाता है? डाई फास्फोरस का, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस या फिर सिंदूरी फास्फोरस? बहुत ही कॉमन सा और इसका उत्तर है, और बहुत ही आसान सा उत्तर है। प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपको उत्तर देना है कि उस दियासलाई में किसका इस्तेमाल, दियासलाई यानी कि माचिस में किसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। और एक प्रश्न आपके लिए है वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि आपका बेसिकली पेपर सेकंड, जीएस पेपर सेकंड का ये क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, इसको जरा आप लोग एक बार अच्छे से लिख के बताइएगा। और बाकी डिकोड एग्जाम पर यूपीपीसीएस 2025 फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, और उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि अभी तो 22 तारीख को आपका एग्जाम ही लगा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो जो भी नंबर अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था 63 करके, उन सभी नंबरों पर आप लोग जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी हमने अपना नंबर मेंशन कर दिया है। ठीक है, 1-2 दिन में मैं इसको एक बार दोबारा से अपडेट कर दूंगा, तो उन नंबर पर भी मेरे से सीधे आप जुड़ करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको पीसीएस में होती है, यूपीएससी में होती, तो आप उससे अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलेंगे कल हम लोग एक नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।